भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आज बिहार की सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम साबित हो गई है। लोग आज सरकार से परेशान हैं, सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव और जातीय जनगणना पर भी बड़ा बयान दिया है। इस पूरे तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, आइए सुनाते हैं। जुटान के लिए जो तैयारी हो रही है, हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त लोगों की भी उम्मीद है। तो आपके माध्यम से बिहार के हर तबके से, हर संघर्षशील ताकत से, हर आंदोलन से हमारी अपील है कि पटना में गांधी मैदान में जो 9 तारीख का महाजुटान है, हम सब लोग मिल कर के इसको सफल बनाएं और इससे कम से कम बिहार के लिए एजेंडा तय हो जाए कि बिहार में कोई भी आने वाले दिन में जो भी बिहार में बात करना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, वो इन बुनियादी मुद्दों से उनको भटकने ना दिया जाए, भागने ना दिया जाए। और ये जो कोशिश बिहार में, जहाँ बच्चे स्कूल की बात करते हैं और वहाँ भाजपा के नेता त्रिशूल बांटते हैं, त्रिशूल की बात करते हैं, तो बिहार के एजेंडा वहाँ नफ़रत और पूरे बंटवारा, बिहार के अंदर हिंदू मुस्लिम, ये जो भाजपा की साजिश है वो सफल ना हो। पूरे देश में इस समय आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान पर जो हमले हो रहे हैं, बिहार को उस हमले के लेबोरेटरी हम बनने ना दें, बल्कि बिहार इस पूरे हमले का जो उसके प्रतिवाद में, उसके प्रतिरोध में पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो रहा है, उस आंदोलन का अग्रिम चौकी बने, बिहार से ही पूरी बात देश में जाए, ये हमारी कोशिश है। और जैसे अभी कुणाल जी ने बताया कि आज ही डोनाल्ड ट्रंप ही लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग भी बात करें कि भाई माले को ज़्यादा से ज़्यादा और सीटों पे मौका मिलना चाहिए। हम आपके साथ हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं कि माले को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, हम बिल्कुल आपके साथ सहमत हैं। दीपांकर जी, राहुल आते हैं और सीधे मिलने चले जाते हैं उनसे। तेजस्वी यादव से उनकी कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। तेजस्वी यादव भी एक तरीके से कमान संभाल चुके हैं, ऑफिशियली अभी घोषणा नहीं हुई है और सब कुछ चीजें नए से तय कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि तेजस्वी यादव माले को बहुत ज्यादा अहमियत देंगे बिहार में? देखिए, हम तो पूरे एक गठबंधन में हैं, इसीलिए हम कोई अलग से कोई एक किसी दल के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं। बिहार ने दिखाया, 2020 में भी दिखाया कि 2020 के चुनाव में जो गठबंधन था वो और बेहतर प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन जो भी प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन की ताकत दिखी। बिहार के महागठबंधन 2024 का लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव में भले नीतीश जी चले गए उस तरफ, नीतीश जी अगर नहीं गए होते तो बिहार का परिणाम भी उत्तर प्रदेश या उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला परिणाम होता। लेकिन नीतीश जी के जाने के बाद भी इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली और जो भी सीटें मिली वो दक्षिण बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें मिली। इसीलिए हमें लगता है कि बिहार में महागठबंधन वो ज़मीनी सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी ज़रूरत है। और सभी नेता, चाहे राहुल जी हो, तेजस्वी जी हो, हम लोग हो, हम सभी लोग मिल कर के काम करेंगे और मिल कर के बिहार में, जो बिहार को अभी बड़ी भूमिका निभानी है, न सिर्फ बिहार में सत्ता परिवर्तन बल्कि पूरे देश के पैमाने पर जो 24 का एजेंडा अधूरा रह गया उसको आगे बढ़ाने का, उसका पूरा दारोमदार बिहार पर है। ये दीपांकर जी, आप नीतीश जी को अहंकारी बता रहे हैं, नीतीश सरकार को तानाशाही बता रहे हैं, झारखंड की तरह भाजपा को बिहार में रुकने का आह्वान कर रहे हैं। विपक्ष जो है गठबंधन का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस महागठबंधन में इसी स्ट्राइक रेट को लेकर जनता से अपील कर रहे हैं लड़ाई करने के लिए। पहली बात तो हम आपसे कहेंगे कि देखिए, महागठबंधन को आप लोग सिर्फ अगर चुनाव की दृष्टि से देख रहे हैं, चुनाव, सीट का बंटवारा, वो सब तो जब चुनाव आएगा तब तय होगा। हम तो इस ज़मीनी गठबंधन की बात कर रहे हैं कि महागठबंधन जो बिहार में बना और जहाँ तक उसको सफलता मिली, या देश में इंडिया गठबंधन को जो भी सफलता मिली, उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश के चुनाव में, उस गठबंधन की सफलता के पीछे जो जनता का गठबंधन है, जो जनता के मुद्दे हैं, संघर्ष हैं, हमारी नज़र भी उस समय वहाँ पर है और उसको हम चाहते हैं कि वो गठबंधन और ज़्यादा मजबूत हो, आंदोलनों का गठबंधन बने। और हमें लगता है कि आंदोलनों का जो गठबंधन है, किसान आंदोलन है,
पूरे देश में मजदूरों की लड़ाई है, नौजवानों के रोजगार के सवाल पर लड़ाई है। इन लड़ाइयों का गठबंधन मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर जो चुनाव में जिस गठबंधन की आप लोग बात करते हैं उस गठबंधन को भी और ज़्यादा सफलता मिलेगी। ये राहुल जी पटना आते हैं, यानी राहुल जी ने क्या कहा, लेकिन हम लोगों की तो मांग है, राहुल जी की भी यही मांग है कि पूरे देश के पैमाने पर जातीय जनगणना हो और बिहार की जनगणना को हम उसकी शुरुआत मानते हैं कि देश के पैमाने पर जनगणना हो। बिहार में जनगणना की शुरुआत हुई थी और जो भी जनगणना हुई, सवाल तो उस जनगणना के आधार पर जो चीज़ें तय हुई थी अब उसको लागू करने का ही सवाल है। उस जनगणना के आधार पर दो चीज़ तय हुई थी। एक चीज़ तय हुई थी कि बिहार में आरक्षण 65% होगा, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई। तो अगर कोर्ट ने इसमें जो रुकावट डाली है तो उस रुकावट पर अगर हमको काबू पाना है तो संसद से बात करके इसको 9वीं अनुसूची में डालना है। तो बिहार में जातीय जनगणना से जो हमारे सामने कार्यभार आया वो है आरक्षण का विस्तार, और इसीलिए सवाल उस पर हम जनगणना तो बिहार पूरे देश के पैमाने पर हो, लेकिन पहले बिहार की जनगणना के बाद जो 65% आरक्षण का फैसला विधानसभा से सर्वसम्मति से सबकी सहमति से पारित हुआ और उस पर अमल हो, उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। दूसरा, उसी के साथ जो सर्वेक्षण में जो गरीबी के बारे में पता चला कि 1/3 94 लाख परिवार 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा है और उनके लिए जो सरकार ने घोषणा की कि 2-2 लाख रुपए हम आर्थिक मदद करेंगे हर परिवार को, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ आवेदन पत्र भी नहीं जमा लिया जा रहा है। अभी तक जो आय का प्रमाण पत्र है उसमें धांधली हो रही है। लोगों को जो 70,000 से नीचे वाले लोग हैं उनको 1-1 लाख का प्रमाण पत्र थमाया जा रहा है। तो वो उस मामले में पारदर्शिता हो और सच्चाई के साथ तुरंत लोगों को आवेदन पत्र, आय प्रमाण पत्र दिया जाए और वो पोर्टल काम करे। और ये पैसा जो नीतीश जी ने कहा था, चुनाव तो बाद में, पहले आपने जो घोषणा की उस पर अमल कीजिए, उसको लागू कीजिए, बाद में चुनाव देखा जाएगा। और ये घोषणा करके, झांसा दे करके, जुमला फेंक करके कोई अगर चाहेंगे कि बिहार की जनता को गुमराह कर देंगे, ये होने वाला नहीं। लोग आप नौजवानों की बात करिए तो अभी जो बीपीएससी परीक्षा के साथ हुआ, मजाक बना दिया, पेपर लीक होता है, एक परीक्षा भी ठीक से नहीं हो पाती है और उसमें अगर नौजवान एक सीधी मांग उठाते हैं कि भाई दोबारा परीक्षा हो, तो उस मांग को पूरा करने के बजाय, सुनने के बजाय, जिस तरीके से सरकार ने नौजवानों के साथ बर्ताव किया, दमन किया, तो मैं तो समझता हूँ कि बिहार में अब तानाशाही आ गई है। अभी नीतीश जी प्रगति यात्रा पर निकले हैं। हमने सोचा था कि शायद प्रगति यात्रा का मतलब ये होगा कि 20 साल के बाद चुनाव का भी वर्ष है तो नीतीश जी थोड़ा हालचाल पूछना चाहते हैं लोगों का, जनता से संवाद करना चाहते हैं। लेकिन जो देख रहे हैं कि बिल्कुल उल्टा, जहाँ भी नीतीश जी का कार्यक्रम बन रहा है तो वहाँ लोग नीतीश जी से ना मिल सके, छात्र नौजवान कुछ ना कह सके, ये जो रसोईया, आशा, आंगनवाड़ी, जीविका में महिलाएं काम कर रही हैं वो अपनी बात ना उठा सके, बता सके, तो पूरा पुलिस का आतंक चल रहा है। और जहाँ भी नीतीश जी का प्रोग्राम होता है, माले दफ्तर पर सबसे पहले पुलिस पहुँच रही है। हमारे आयशा के, RYA के, स्कीम वर्कर्स के लीडर्स को, ट्रेड यूनियन के लीडर्स को घरों में नज़रबंद कर लिया जा रहा है। अभी हम लोग जिस दिन मुंगेर गए, नीतीश जी बेगूसराय में थे और बेगूसराय में आयशा के हमारे अध्यक्ष हैं सोनू फरनाल, नौजवान को सुबह से सिंघोल थाने में बैठा के रखा गया और शाम तक, जब तक नीतीश जी का कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ तब तक उनको थाने से छोड़ा नहीं गया। तो ये तो मेरे मन में सवाल आया कि प्रगति यात्रा है या ये पूरे बिहार में आतंक यात्रा चल रही है, सत्ता की अहंकार यात्रा है ये। तो ये बिहार में सबसे बड़ा सवाल आ गया कि एक तरफ जनता अपने मांगों को लेकर, मुद्दों को लेकर के लड़ रही है, सड़क पर है, बदलाव की आकांक्षा है, बदलाव की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ जो सत्ता है वो पूरी तरह से इस समय जो सत्ता का घमंड, सत्ता का अहंकार, वो पूरे बिहार में दिख रहा है।
दूसरा हम जो देख रहे हैं कि बिहार की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की भी है, डबल इंजन की सरकार है। जो भी नाकामी है वो अकेले नीतीश जी की नहीं है। जो विश्वासघात बिहार के साथ हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी बराबर का क्या बल्कि ज़्यादा शेयर उसी का है। नीतीश जी से भी ज़्यादा शेयर, ज़्यादा जिम्मेदारी उसी की है। दिल्ली की सरकार उसी की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि बिहार में अब नीतीश जी के 20 साल पूरे होने के बाद उत्तर प्रदेश की तरह, महाराष्ट्र की तरह, उड़ीसा की तरह यहाँ भी सत्ता कब्जा कर लिया गया। और जो इस्तेमाल कर लिया गया जदयू का, उड़ीसा में बीजू जनता दल का, महाराष्ट्र में शिवसेना का, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, तो ये सब का इस्तेमाल करने के बाद भाजपा सत्ता हड़प लेना चाहती है। यहाँ भी बिहार में भी यही कोशिश है। और अब देख रहे हैं कि पूरे संसद का जो सत्र था, पिछला सत्र, जब एक तरफ संविधान के 75 साल पूरे हुए, संविधान पर चर्चा हो रही थी और उस चर्चा के दरमियान देश के गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं, कहते हैं कि अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन है। अभी रिपब्लिक डे आने वाला है, भारत के गणतंत्र के भी 75 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे मौके पर मोहन भागवत जी कहते हैं कि असली आज़ादी मंदिर बनने से आई है। और सिर्फ आज़ादी नहीं, कह रहे हैं कि रोटी रोजी का रास्ता भी मंदिर से निकलता है। एक ऐसे समय में जब पूरे देश में हाहाकार है, ज़बरदस्त महंगाई, बेरोज़गारी और पूरे देश एक तरीके से आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, और वैसे में कोई अगर कह दे कि भाई वो भी मंदिर मस्जिद से ही, मंदिर से आपको रोज़ी रोटी मिल जाएगी, कुंभ करने से आपको पूरे देश में आर्थिक तरक्की हो जाएगी, तो इससे बड़ा मजाक इस देश के साथ क्या हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इसी बिहार को अब वो अगला उसके निशाने पर है, कब्जा करना चाहती है। इसीलिए हमें तो लगता है कि बिहार एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पूरा देश भी है और बिहार भी है, जहाँ सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो भाजपा का है, एक कोशिश और साजिश भाजपा की है कि बिहार को यूपी बना दो, महाराष्ट्र बना दो, उड़ीसा बना दो, पूरी तरह सत्ता कब्जा कर लो। और दूसरी तरफ बिहार की जनता है, और बिहार की जनता के सामने चुनौती है कि पूरे देश में जो 2024 में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने एक जनादेश दिया था, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत चला गया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बिहार में जो बदलाव की आकांक्षा दिखी, जहां कुछ ही सीटों से हम लोग पीछे रह गए थे, तो बिहार उस बदलाव को पूरा करे, उस एजेंडे को पूरा करे। और आने वाला जो बदलाव, ये बदलाव सिर्फ कोई मुख्यमंत्री का और सत्ता का वो बदलाव नहीं, बल्कि जो जनता के मुद्दे हैं वो मुद्दे सामने आए, जो लंबित मांगे हैं वो मांगे पूरी हो। इस दौर में जितनी मांगे हम देख रहे हैं वो सब बहुत लंबे समय से हर मजदूर कर्मचारी का, हर तबका, नौजवानों का, महिलाओं का हर हिस्सा इस समय सड़क पर है, क्योंकि उनके सामने आज किसी को 2000 मिलता है, किसी को 3000 मिलता है, किसी को 1500 मिल रहा है, जो आज की महंगाई के इस दौर में जिंदा रहना मुश्किल है। सरकार का सर्वेक्षण ने खुद साबित किया कि करीब 1 करोड़ परिवार 6000 से कम आमदनी पर जिंदा है। अब उसमें कोई ज़िंदगी चल नहीं सकती। तो ऐसे दौर में बिहार के ये वास्तविक मुद्दे, लोगों की एक तरह के ज़िंदगी की सबसे बुनियादी ज़रूरत, वो बिहार की राजनीति का मुद्दा बने, वो एजेंडा बने, इसी पर बिहार में बात हो, दिशा तय हो, नीति तय हो और बिहार आगे बढ़े, ये हमारी कोशिश है। और हो सके इसके लिए सरकार हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं, माले के दफ्तरों पर छापा पड़ रहा है, माले के नेताओं को, नौजवानों को, छात्रों को, मजदूर नेताओं को, किसान नेताओं को नज़रबंद करके रखा जा रहा है। तो और सबसे ज़्यादा सवाल कोई माले का, राजद का नहीं है, सवाल मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री सरकार बनाम जनता। तो हम तो इस कोशिश में रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जहाँ भी जाएं, जनता के पास पूरा हक हो, वो अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ, और हम उसमें माध्यम हैं। हम कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री तक वो बात पहुँचे। और ये पुराने राजशाही का ज़माना नहीं है
कि राजा आए हैं और राजा को कुछ ट्रम्प आए थे और पूरे अहमदाबाद में ढक दिया गया, गरीबों के वहाँ पूरे पर्दे डाल दिए गए, गरीबों को खदेड़ दिया गया। भाई बिहार है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक ज़माने में छात्र नेता थे, 74 आंदोलन के नेता थे, और आज छात्रों पर दमन हो रहा है। इसलिए आज तो हमें लगता है कि पूरे बिहार में छात्र, नौजवान, बिहार के महिलाएं, बिहार के किसान, बिहार के गरीब मजदूर वो अपनी बात कह सके, हम उनके पक्ष में हैं। और माले की जो भी ताकत है, जो भी हमारे पास कार्यकर्ता की गोलबंदी है, संगठन है, वो सब कुछ इसी के लिए समर्पित है। और हम लोग इसमें कर रहे हैं से चुनाव प्रक्रिया को लेकर, मतदाता सूची को लेकर के जिस बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, हेराफेरी हो रही है, वो बिहार के लिए भी, वो सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश के लिए, बिहार के लिए भी खतरे का है। तो बिहार के भी तमाम नागरिकों से, राजनीतिक दलों से, संगठनों से हम अपील करेंगे कि बिहार में भी जो चुनाव की तैयारी होगी, जो मतदाता सूची बन रही है, दिल्ली की मतदाता सूची में हमने देखा, यूपी की मतदाता सूची में हमने देखा, बड़े पैमाने पर एक तरफ लोगों का नाम छांट देना और फर्जी लोगों का नाम जुड़वा देना। तो मतदाता सूची, इस पर चुनाव में जो धांधली है वो सिर्फ चुनाव के दिन नहीं होती, वो पूरे मतदाता सूची को सेंटर करके साल भर पहले से धांधली की तैयारी होती है। तो बिहार की जनता से, बिहार के कार्यकर्ताओं से, जो भी न्याय पसंद लोग हैं, सबसे हमारी अपील है कि इस पर नज़र रखें, मतदाता सूची को सुरक्षित रखें और उसमें जो जेन्युइन वोटर है उनको कहीं भी वोट डालने का जो अधिकार, अभी 25 तारीख को हमारे देश का चुनाव आयोग ने कहा है कि नेशनल वोटर्स डे, और दिल्ली में और तमाम राजधानियों में भी बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। और चुनाव आयोग कहता है कि भाई देश में हम निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, तो चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव साफ सुथरा हो, और एक एक मतदाता, एक एक नागरिक, उनका वोट डालने का जो अधिकार है, जो सबसे बुनियादी अधिकार है संविधान का, उस अधिकार पर किसी तरह के कोई हमले ना हो, वो अधिकार सुरक्षित रहे। इस पर हम सब लोगों को मिलकर के गारंटी करनी होगी। और बिहार में अभी से हमें लगता है कि एक एक वोट, उसकी सुरक्षा, उसकी गारंटी के लिए हर जगह लोग तैयारी करें। तो बस इतनी बात अभी फ़िलहाल थी। अगर आप लोग कुछ तो जैसा कि आपने सुना, दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ तौर पर कहा है कि एक बार फिर से जिस तरह से राहुल गांधी ने जो जातीय जनगणना पर सवाल उठाए हैं, उस सवाल का उन्होंने समर्थन किया है और कहा है कि हमारी भी मांग है कि जातीय जनगणना को लेकर के जो सवाल अभी खड़े किए जा रहे हैं उसे 9वीं अधिसूची में जारी करनी चाहिए। ये तमाम जो बातें हैं ये सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, तमाम महागठबंधन के लोगों का कहना है और उनकी यही राय है कि अब सरकार को जो है कोर्ट से इस मामले को वापस ला करके संसद में इसे शामिल करवाना चाहिए, इसे 9वीं अधिसूची में शामिल करवाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाकपा माले का पिछले लोकसभा और विधानसभा में जो परफॉर्मेंस रहा है, उस परफॉर्मेंस के आधार पर महागठबंधन से उन्होंने उम्मीद लगाई है कि निश्चित रूप से उन्हें देखते हुए उनकी सीटों में इजाफा हो सकता है। अब देखना यह है कि जिस तरह से महागठबंधन में कई तरह की बातें सामने आ रही है, तो क्या भाकपा माले को अब आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों में इजाफा हो पाता है या फिर उतना ही सीटों में सिमट कर रहना पड़ जाएगा। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।